कहानी शुरू होती है एक बड़े मॉडर्न हॉस्पिटल से, जहां सीन साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है। एक ऑफिस में एक फीमेल साइकेट्रिस्ट अपने यंग मस्कुलर पेशेंट से पूछती है कि क्या वो अपना अजीब सिम्टम कंफर्म कर सकता है कि वो हर लिविंग क्रिएचर को पिग की तरह देखता है। लड़का बस सिर हिला देता है। डॉक्टर चौंक जाती हैं और आगे झुक के पूछती हैं, क्या वो मजाक कर रहा है? क्या वो उन्हें भी पिग की तरह देखता है? लड़का बहुत सीरियस एक्सप्रेशन और ग्लोइंग आइज के साथ हाँ में जवाब देता है। अब कहानी पेशेंट की पर्सपेक्टिव से दिखती है। वो अपनी साइकेट्रिस्ट को एक एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग चश्मा लगाकर के रूप में देखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसकी हालत वास्तव में अजीब है। शॉक के बावजूद साइकेट्रिस्ट अंदर ही अंदर सोचती है कि वह लड़का कितना हैंडसम है। इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए वो अपना ब्लाउज अनबटन करने लगी है और सजेस्ट करती है कि वे उसके बॉडीली फंक्शंस चेक करें। ये देख पेशेंट पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वह पसीना पसीना हो जाता है। डॉक्टर थोड़ा और करीब झुककर सिडक्टिव अंदाज में पूछती है, अब तुम क्या देख रहे हो? पेशेंट की नजरों से देखें तो ये सीन और भी वियर्ड हो जाता है। डॉक्टर का सिर तो पिग का रहता है, लेकिन उसके ब्रेस्ट भी वो छोटे ब्लशिंग पिग हेड्स में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट अपनी इनर थॉट्स में खुद की खूबसूरती को लेकर कॉन्फिडेंट ही है। उसे लगता है वो इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे पिग के तौर पर देख ही नहीं सकता। पेशेंट खड़ा होता है और ब्लंटली कहता है, I see two pigs। यह सुनकर साइकेटिस्ट की सिडक्टिव वाइब शॉक और हॉरर में बदल जाती है। वो जल्दी से अपनी शर्ट पकड़ लेती है और दूर हट जाती है। अब वो सच में उसकी मेंटल इलनेस को मान लेती है। डॉक्टर टॉपिक चेंज करती है। अपने डेस्क ईके पर बैठकर ह्यूमन स्पाइन का मॉडल पकड़े उसे बताती है कि उसकी स्पाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। वह स्पाइन के सीवियरली डिफॉर्म्ड होने की, ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स कंप्रेस होने की बात कहती है और थ्योराइज कर ही है कि शायद इसी कारण उसे ऐसी चीजें नजर आती हैं। लड़का यह सुनकर स्टंट रह जाता है। डॉक्टर गंभीरता से बताती है कि एक हाई रिस्क सर्जरी ही सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें रिस्क है कि वह गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड भी हो सकता है। लड़का ध्यान से सुन रहा होता है, मगर अचानक उसकी एटीट्यूड बदल जाती है। ग्लोविंग रेड आइज के साथ वो मॉडल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, अपनी स्पाइन वापस करो। डॉक्टर शॉक में आ जाती है, समझ जाती है कि वह मॉडल को भी अपनी असली स्पाइन समझ रहा है। अंदर से वह सोचती है, इतना हैंडसम लड़का और इतनी डेल्यूजन, क्या वेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यान एक क्राउडेड बस में मेडिकल रिपोर्ट पकड़कर खड़ा है, जिसमें उसकी सीवियर मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस है। उसका पर्सपेक्टिव दिखता है। पूरी बस में उसे सभी लोग एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग दिखते हैं। वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमेशा से उसे दुनिया ऐसे ही दिखी है, शायद क्योंकि उसके पेरेंट्स बिग बूचर्स थे। वह सोचता है कि यह कंडीशन उसकी डेली लाइफ को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती सिवाय डेटिंग के। डायग्नोसिस हाथ में लेकर यान सोचता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज उसका प्रोफेशन अवेकनिंग होने वाला है और वो चाहता था सेरेमनी से पहले उसकी इलनेस क्योर हो जाती। मैग्निफिसेंट चिंगचोंग एकेडमी पहुंचकर वह देखता है कि स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ एक मैसिव ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल के सामने है। उसे चिंता है कि उसकी मेंटल इलनेस अवेकनिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, जिससे उसके फ्यूचर में बिग प्रॉब्लम हो सकता है। उसी वक्त एक फीमेल वॉइस उसे पुकारती है। एक लड़की जिसके लंबे हल्के नीले बाल हैं उसके पास आती है। वो यान को देखकर खुश होती है, उसे लेट होने के लिए डांटती है और प्लेफुली धमकी देती है कि उसे फाइट करेगी। मगर यान की नजरों में वो भी बाकी सभी की तरह एक पिग पर्सन ही दिखती है। इस बार ब्लू ह्यूड फीचर्स के साथ वो बेखबर है। लड़की गुस्से में उसे हिलाती है और पूछती है, सुना या नहीं। उनका इंटरेक्शन पास से गुजरने वाले स्टूडेंट की नजर में आ जाता है, जो लड़की को शूलिंगन बुलाता है और टीज करता है कि वो यान के साथ लवी डोवे हो रही है। एक और कंपेनियन बोलता है, ये चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, शायद जल्दी शादी भी कर ले। फ्लस्टर्ड होकर शूलिंग शान सबको चिल्लाती है और ये से कहती है, गॉसिप इग्नोर करें। यान की नजरों से देखें तो ब्लू ह्यूड पिग गर्ल वही बात दोहराती है और यानली एग्री कर लेता है। इतने में एक कमांडिंग आवाज आती है। एकेडमी के एल्डरली प्रिंसिपल क्रिस्टल के पास सेरेमनी स्टार्ट होने की घोषणा करते हैं और स्टूडेंट्स को लाइन में लगने को बोलते हैं। वह बताते हैं कि अवेकनिंग उनकी कोर एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट पर डिपेंड करती है। आई एट्रीब्यूट्स का मतलब है एडवांस्ड प्रोफेशन का चांस। वह मोमेंट की ग्रेविटी पर जोर देते हैं। अवेकेंड प्रोफेशन उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट करेगा। एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोफेशन उनके और एकेडमी दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर वे पहले स्टूडेंट को बुलाते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ता है। इंटरमीडिएट मेटल वर्कर का अवेकनिंग मिलता है, वह डिसअपॉइंटेड। दूसरा स्टूडेंट एडवांस्ड हीलर और तीसरा जूनियर इंजीनियर अवेकन करता है, वह डिस्पेयर में कोलैप्स हो जाता है। अब एक मस्कुलर बॉय लाल नारंग बालोन वाला क्रिस्टल पर हाथ रखता है। क्रिस्टल गोल्डन लाइट में इरप्ट हो जाती है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन रेयर टीयर शैडोलेस ब्लेड्समैन। प्रिंसिपल स्टंट स्टूडेंट्स गास्प करते हैं। प्रिंसिपल डिटेल्स पूछता है। लड़का प्राउडली बताता है उसका नाम लजिंग लॉन्ग है। प्रिंसिपल खुश होकर प्रॉमिस करता है पर्सनली उसके घर विजिट करेंगे फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। लड़का भीड़ में वेव करता है। बाकी स्टूडेंट्स खुश होकर चीयर करते हैं। प्रिंसिपल नेक्स्ट नाम बुलाते हैं। यान भीड़ में शलिंग शान इंकरेजमेंट देती है। प्रिंसिपल क्यूरियस है, जानता है यान स्ट्रेंज है, लेकिन उसके स्टैट्स इंसेनली हाई है। कंबाइंड एट्रीब्यूट टोटल 10 एवरेज 3 गुना ज्यादा। प्रिंसिपल उम्मीद करता है
शायद मिरेकल हो। यान हाथ क्रिस्टल पर रखता है, क्रिस्टल कैटालिज्मिक लाइटनिंग से एक्सप्लोड हो जाता है। प्रिंसिपल और क्राउड बैकस्टेप ले लेती है। प्रिंसिपल गौर से देखता है, क्या ये गोल्डन लाइट है? रेयर टीयर का साइन। यान खुद भी वंडर कर रहा है। प्रिंसिपल की नजरें वाइडन हो जाती हैं। डिवाइन टीयर, वो अनाउंस करता है, लेजेंडरी हाईएस्ट पॉसिबल टीयर। एनर्जी कोलेस होती है और ग्लोविंग वर्ड्स में रिजल्ट दिखता है तो है लाइफ टाइप प्रोफेशन, डिवाइन पिग बूचर। प्रिंसिपल स्पीचलेस और हॉरिफाइड। डिवाइन टीयर अवेकनिंग के बाद भी सिर्फ पिग बूचर स्टूडेंट्स पहले चौंकते हैं, फिर मौकरी में हंसने लगते हैं। कोई कहता है क्रिस्टल खराब है, कोई डिबेट्स करता है क्या डिवाइन टीयर अवेकनिंग होने के बावजूद यान लकी है या अनलकी। प्रिंसिपल गुस्से और डिसपॉइंटमेंट से भर जाता है। उसे लगता है कि ऊपर वाले ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। इतने सालों एन पहली बार लेजेंडरी डिवाइन टीयर अवेकनिंग देखी, और वो भी सबसे बेकार प्रोफेशन पिग बूचर। वो सोचता है कि अगर डिवाइन ब्लैक्समिथ या हीलर होता तो सालों तक एकेडमी की शान बन जाता। फ्रस्ट्रेशन में प्रिंसिपल मानता है जितनी ज्यादा उम्मीदें थी उतना ही बड़ा डिसपॉइंटमेंट मिला। अब वो आइसोलेटेड यान की तरफ देखता है मगर कुछ बोल नहीं पाता, बस गहरी सांस लेकर रह जाता है। यान बिना रुके आगे बढ़ जाता है। चलते चलते यान को अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखता है। एक होलोग्राफिक ब्लू स्क्रीन जो सिर्फ उसे नजर आती। ये एक सिस्टम इंटरफेस है जिसमें उसकी पूरी स्टेटस, प्रोफेशन, टैलेंट्स और स्किल्स दिख रही हैं। उसके टैलेंट्स हैं स्वाइन, नेमेसिस और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। उसकी पहली स्किल है ब्लड शैडो बूचर जो पिग्स को डर की हालत में डाल सकती है। सबसे ज्यादा उसकी नजर स्वाइन नेमेसिस पर जाती है। ये टैलेंट उसे पिग्स पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज देता है और जितने ज्यादा पिग्स मारेगा बोनस बढ़ता जाएगा। साथ ही पिग्स से उसे आधी डैमेज ही गया। यान तो गया। लजिंग लॉन का दोस्त कंफ्यूजन में है। पिग बुचर होकर भी लड़ने की हिम्मत कहां से आ गई? माफी मांग लेता तो ठीक रहता। भीड़ जानती थी कि ल्यूजिंग लॉन्ग की तलवार स्टील पाइप को भी काट सकती है। शर्म और गुस्से से जलते हुए ल्यूजिंग लॉन्ग अपनी सोड उठाकर चिल्लाता है कि वो यान को टिंग झॉल टिंग मार देगा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है हवा ठंडी हो जाती है और चारों ओर हल्की बर्फ गिरने लगती है। उसकी एनर्जी सोड पर बर्फ जमने लगती है और वह देखते ही देखते पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। जिन लॉन्ग स्ट्रगल करता है लेकिन उसके शरीर की हरकत बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो श्रिंगवान की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है, तुम अब भी अचान का साथ क्यों दे रही हो? श्रिंगवान आर्म्स फोल्ड करके खड़ी होती है। उसके चारों ओर एक पावरफुल ठंडी ओरा है। वो ठंडे अंदाज में कहती है, बस कर दो। फिर दोनों को घूरते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों आपस में लड़ो। सीन पीछे जरूर होता है। तीनों प्लाजा में अलग अलग खड़े दिखाई देते हैं। श्वंगवान आखिरी बार यान को देखती है और कहती है, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। वो कहती है कि यह उसकी साइड से आखिरी हेल्प थी। अपने पास्ट को फाइनल गुड बाय देती है, लेकिन यान सिर खुजाते हुए बोरियत भरे एक्सप्रेशन में खड़ा रहता है। ईयर क्लीन करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्वंगवान मुड़कर जाते हुए आखिरी वार्निंग देती है, चिंग चिंग छोड़ दो। अगली बार अगर ल्यूजिंग लॉन्ग बदला लेने आएगा तो मैं उच्च नहीं करूंगी। यान बस एक लंबी जमाई लेता है और कैजुअली कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ, और मुड़कर चला जाता है। गसिप करने वाली दो लड़कियां कंफ्यूज्ड हैं। इस लड़के को सीरियस बात की जरा भी परवाह नहीं। सीन बदलता है। अबन अकेले सिटी स्ट्रीट पर डस्क में चल रहा होता है। तभी एक औरत अपने बड़े और मीन लुकिंग कुत्ते के साथ सामने आ जाती है। कुत्ता अग्रेसिव होकर भौंकता है और उसका रास्ता रोकता। यान की आंख में हल्की सी रेड ग्लो चमकती है और उसके लिए रियलिटी बदल जाती है। वो औरत एक बड़ी पिग वुमन दिखती है और कुत्ता एक मॉन सस वाइल्ड बोर। रियलिटी में डॉग उसके पैंट पकड़कर काटने की कोशिश करता है। यान कामली और सीधा बोलता है, अपने पिग को थोड़ा पीछे कर लो। सॉरी डॉग रास्ता रोके खड़ा है। औरत फ्यूरियस हो जाती है। यान की नजरों में पिग वुमन उससे बहस करती है, क्या ये सड़क तेरे बाप की है? मैनर्स नहीं है क्या? यान एक गहरी सांस लेता है। काम होकर सोचता है, परफेक्ट टाइम है। नए पावर्स को टेस्ट करने का मौका मिल गया। बिना देर किए यान अपने थ्योरी को टेस्ट करता है। डॉग को एक पावरफुल नीली एनर्जी से भरी किक मारता है। किक इंस्टेंट एटल होती है। औरत शॉक में देखती है जैसे उसके डॉग की आत्मा बॉडी से बाहर निकल रही है। वह रोते हुए चिल्लाती है, मेरा बेटा। उसी वक्त यान के सामने एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्वाइन नेमेसिस बोनस पल्स 1%। यान की ग्लोविंग गा आइज नोटिफिकेशन पर टिकी होती है। कंफर्मेशन मिल जाता है, अगर मुझे कोई पिग दिखता है, इवन अगर वो रियल पिग ना भी हो तो स्किल काम करता है। गुस्से में पागल होकर औरत उस पर झपटती है। गर्दन तक गुस्से से कांपती हुई, तू हत्यारा है, मेरा बेटा मार दिया, अब मैं तुझे जान से मारूंगी। लेकिन यान अनफेज्ड रहकर कामली जवाब देता है, हाँ मैं साइको हूँ। फिर कैजुअली अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर उसे दिखाता है, जहाँ लाल अक्षरों में लिखा है साइको। उसकी ठंडी आंखों में झलकता है कि उसे कोई परवाह नहीं और कुछ कहना है वरना मैं जा रहा हूँ। औरत पूरी तरह डर जाती है, सोचती कि वह सचमुच का साइकोपैथ है। चेहरे पर फेक स्माइल लाकर कहती है, कुछ नहीं, ऑल गुड, टेक केयर, और पीछे हट जाती है। सीन शिफ्ट होता है यान का घर। घर में माँ बाप यान को देखकर खुश होते हैं। उसके
उसके मस्कुलर पिता याकी यवान हंसकर पूछते हैं, तू सच में पिग बूचर बन गया? माँ मुस्कुरा कर देखती है। यान कंफर्म्स करता है। पिता खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। तू मेरा बेटा है, सच्चा पिग बच। उसे प्राउड फील होता है। मार्काट से दूर रहकर यह जिंदगी ज्यादा अच्छी है। कल स्लॉटर हाउस चलेंगे। रात को ईचान एक पिग थीम्ड वंसी पहनकर पीसफुली सो रहा होता है। सब सो रहे होते हैं, लेकिन तभी घर के बाहर एक जुड़वा ग्लोइंग ब्लू आंखों वाला मिस्टीरियस फिगर खड़ा होता है। उसका चेहरा बैंडे जिसमें लिपटा है। वो पेरेंट्स के बेडरूम के पास जाकर कहता है, क्या घस्ट क्राई का बेटा वाकई बस एक पिग बूचर है? सब्सक्राइब नाउ। अंधेरे में याक्यू की आंख एकदम खुलती है और अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक दिखता है। वह फिगर को वार्न करता है, हमारी फैमिली की नींद मत डिस्टर्ब करो, अगली बार पोलाइट नहीं रहूंगा। शैडो फिगर कहता है, रिलैक्स, मैं कंफर्म करने ही आया था। अगर वो सच में बस एक पिग बच्चू है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे तंग नहीं करेगी। इतना कहकर मिस्टीरियस फिगर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन स्लॉटर हाउस यान के पापा उसे फैक्ट्री ले जाते हैं, जहाँ चारों तरफ पिग कार्सेस टंगे हैं। याकान ब्लैक बूचर्स एप्रन पहनकर सीरियस लुक में उसे ट्रेन करता। एक अच्छे पिग बूचर के पास एक अच्छा नाइफ होना चाहिए। वो यान को 3 स्पेशल क्लीवर्स दिखाता है। यान ध्यान से देखता है और बीच वाला चुनता है। जैसे ही वो क्लीवर को पकड़ता है, एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। पिग स्लेइंग नाइफ सिलेक्टेड टैलेंट गो एड स्लेइंग एज एक्टिवेटेड इफेक्ट, हर पिग को मारने पर पायल 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। अब याचान आर्म्ड है। याकान पहला ले सन शुरू करता है। पहली चीज है सीखना कहाँ मारना चाहिए। एक बड़ा पिग कारकास होस्ट होता है। यान की नजरों में वो एक मॉन्सर जैसी बोर की तरह दिखता है। यान हाथ में क्लीवर पकड़कर बताता है, वीक स्पॉट पहचान, वहाँ एक ही बार में मारो, क्लीन हिट। अब वो पीछे हटत है और कहता है, चलो बेटे अब तेरी बारी है। अपने पापा की बात मानते हुए यचवान अपना नया क्लीवर जोर से घुमाता है। उसकी ब्लेड से है। आवाज एक लकड़ी के क्रूडली बने बैरिकेड के पीछे से है। ईचुआ एक जोरदार किक से लकड़ियों को तोड़ देता है। उसका सिल्वेट लाल ग्लो में तेजी से नजर आता है। अंदर जो दिखता है वो डरावना है। एक कम उम्र की ब्लॉन्ड लड़की रेड रोप्स में बंधी, उसके मुंह में गैग है और वह बुरी तरह डरी हुई है। आसपास 2 छोटे गोबलिन बच्चे रो रहे हैं दूध मांगते हुए। लड़की की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों दिखते हैं, जैसे अपने बचाने वाले को देख रही हो। उसकी सोच बस एक बेताब मदद की पुकार थी। गोबलिन की गुफा के पीछे के हिस्से में बंधी और मुंह बंधी हुई डरी हुई कैदी लड़की पूरे शरीर में कांप रही थी। इचुआ धीरे धीरे उसके पास आता है और अपना चमकता हुआ पिग स्लेइंग नाइफ उठाता है। उसे देखकर लड़की सोचत है कि यह भी कोई खतरा है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अंदर ही अंदर अपनी जान की भीख मांगते हुए एक तेज लाल रोशनी की चमक में यान अपनी तलवार घुमाता है। ब्लेड एक सटीक आर्क में चलता है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी रस्सियां काटने के लिए और साथ ही उसके पास बैठे 2 इन्फेंट गोबलिन्स को मार गिराने के लिए। रिहा होते ही लेकिन उस हिंसक हरकत से सन्न रहकर लड़की डर के मारे चीख पड़ती है। ये नीचे झुकता है और शांत स्वर में कहता है, चिल्लाना बंद करो, सारे गोबली अब मर चुके हैं। लड़की की भयभीत निगाह बगल की ओर जाती है, जहां मरे हुए गोबलिन बच्चों के शव पड़े हैं और अब उसे समझ में आता है कि वह उसे बचाने आया था। राहत के मारे वो यान को कसकर गले लगा लेती है, जो खुद काफी असहज दिख रहा है। वह बार बार उसका शुक्रिया अदा करती है, बताती है कि गोबलिन्स उसे अपमानित करने वाले थे। यान उस हक से घबराकर अटपटे ढंग से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया था। लड़की पीछे हटकर गुफा के अंदर चारों तरफ देखती है, जो मरे हुए गोबलिन्स की लाशों से भरी पड़ी है। वो पूछती है, क्या इन सबको तुमने मारा? उसकी ताकत से हैरान होकर वो सवाल करती है, क्या तुम्हारा कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन है? यान उसके सवालों को नजरअंदाज करता है, बस मुड़ता है और गुफा से बाहर चलता है। पीछे से वह उसका नाम पूछती है। बिना पीछे देखे वह छोटा सा जवाब देता है। यान उसे शहर की दिशा दिखाकर ईचान वापस अंधेरे जंगल में अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। मोड़ कर देखता है और पाता है कि वही लड़की किसी पेड़ के पीछे से डर डर कर उसका पीछा कर रही है। अचानक यान ठीक उसके सामने प्रकट होता है, जिससे वह बुरी तरह चौंक जाती है। वो सख्त लहजे में पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहीं तुम गोबलिन की जासूस तो नहीं? डरी हुई लड़की जल्दी से मना करती है, ना नहीं, मैं बस शहर अकेले लौटने से डर रही हूँ। उसके डर को देख यान का रुख नरम पड़ता है। वो उसका नाम और बॉर्डरलैंड्स में होने की वजह पूछता है। लड़की अपना नाम बताती है, शियन्नन। वो समझाती है कि उसकी माँ का जन्मदिन आने वाला है और वो इस जंगल में एक रेयर ब्लड मून फ्लावर खोजने आई थी कि उसे तोहफा दे सके, मगर गोबलिन्स ने पकड़ लिया। फिर वह एक डील का प्रस्ताव रखती है, अगर यान उसे ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में मदद करे तो वह उसे चिंगचिंग के सबसे अच्छे वेपन स्मिथ से मिलवा सकती है, जो उसके लिए नया ना इफ फर्ज कर देगा। इचन उसके ऑफर से प्रभावित नहीं होता। वह तंज में पूछता है, तुम जानती हो शहर के सबसे अच्छे वेपन स्मिथ को हायर करने में कितना खर्च आता है? फिर साफ साफ कहता है, वापस जाओ, पीछा मत करो, नहीं तो काट दूंगा। सियानानंद उसकी ठंडी बेरुखी पर खौल उठती है। वह सोचती है, मैं जैसी खूबसूरत लड़की यह इतना ठंडा क्यों है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? हार ना मानते हुए सियानन अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो दौड़कर उसके पास आती है और गर्व से कहती है, तुम जानते भी हो मैं कौन?
मेरे पिता का नाम है सियाहाई। इस नाम पर यान ठिठक जाता है। वो नाम तुरंत पहचान लेता है सिया परिवार, चिंगचोंग के 4 महान रईस परिवारों में से एक और उसका मुखिया सियाहाई एक शक्तिशाली 9th रैंक मास्टर है। यान के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती। वो सोचता है इसके बाप के पैसों से 10 टॉप टियर बूचर नाइव्स आसानी से बनवा सकता हूँ। उसकी पहचान साबित करने के लिए शानन एक छोटी शानदार जेड एमुलेट दिखाती है। वो समझाती है ये एमुलेट पापा का प्रोटेक्टिव चार्म है। इसके होते हुए कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोबलिन्स चालाक थे, उन्होंने इसे ट्रिगर किए बिना मुझे पकड़ लिया। वे पास आकर मुझे छू नहीं सकते थे, इसलिए बस मुझे कैद कर दिया। यान झुककर अमुलेट को ध्यान से देखता है। यह वाकई सिया परिवार की असली चीज है। अब पूरी तरह यकीन आने पर यान का रवैया बदल जाता है। वह कहता है ठीक है, मैं मान गया, मैं तुम्हें ब्लड मून फ्लावर दूंगा और तुम मुझे टॉप टियर नाइफ दिलवाओ। शियान खुशी से उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। डील पक्की। फिर वह एक मोड़ा हुआ नक्शा निकालती है और खोलकर उसे दिखाती है। एक लाल एक्स मार्क किए हुए स्थान पर इशारा करती है। यह ब्लड मून फ्लावर की लोकेशन है, लेकिन साथ ही वह चेतावनी भी देती है। इसके पास हमेशा एक गार्डियन होता है। ब्लड मून ग्रेट फाइथन सर्वाइवल गाइड के हिसाब से इसकी ताकत 9th रैंक ऑपरेंडी स जितनी है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। यान बेपरवाह सा मुस्कुराता है। मैंने तो कभी जॉइंट पाइथन देखा ही नहीं। उसका अजीबोगर ईब रिएक्शन शियान को हैरान कर देता है, लेकिन फिर सोचती है कि जिसने अकेले पूरी गोबलिन ट्राइब मार डाली हो उसके पास जरूर कोई पावरफुल कॉम्बैट प्रोफेशन होगा। प्लान्स बन जाने के बाद यान कहता है चलो तुम आगे आगे रहोगी। शियान बस उलझन भरी नजरों से उसे देखती है। पता नहीं क्यों उसे लगता है यह लड़का बेहद भरोसेमंद भी है और बिल्कुल अविश्वसनीय भी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक बढ़ते हैं, दोनों लंबे घास के बीच चुपचाप चलते हैं। अचानक शियान रुककर उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो आगे इशारा करती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ फास्टर। यूट्यूब वीडियो विज्ञापन कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और एक विशाल क्रचर आराम कर रहा है। सिल्वर हर्ड राइनोसिरस। वो फुसफुसा कर कहती है इसे छेड़ना मत। ये गुस्सा हो गया तो इसकी ताकत 8 रैंक अप्रेंटिस जैसी हो जाती है। बस आराम से किनारे किनारे निकल चला है। लेकिन यान के दिमाग में कुछ और ही है। तोनान की आंखें फैल जाती हैं जब वह देखती है यान अपना पिग स्लेइंग नाइफ उसके सिर के ऊपर उठा रहा है। वो घबरा कर पूछती है तुम क्या करने वाले हो? दृढ़ नजर से इचुआ कहता है आज ये घास खा रहा है, कल लोगों को खा जाएगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। शानन बिल्कुल चुप रह जाती है। उसकी अजीब तर्क शक्ति समझ से बाहर है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती याचान हरकत में आ जाता है। वो राइनोसिरस की तरफ दौड़ता है, हवा में समरसाल्ट लगाते हुए और एक जबरदस्त क्रॉस शेप्ड स्लैश करता है। चमकते चाकू का वार गर्दन पर पड़ते ही क्रचर गिर पड़ता है। मौके पर ढेर जख्म से खून की बौछार फूटती है। जिया ननान बस पत्थर सी खड़ी देखती रह जाती है, उसके चेहरे पर पूर्ण अविश्वास कि इतनी ताकतवर क्रिएचर को उसने एक ही वार में ऐसे मार गिराया जैसे कोई आसान काम हो। ईटन की नजरों के सामने एकदम तेज चमकता सिस्टम प्रप ऐसे उभरा जैसे कोई परेशान करने वाला मोबाइल गेम का विज्ञापन पॉप अप हो गया हो। बधाई हो लेवल आप रैंक 7th अप्रेंटिस पिक क्लैन नेमेसिस बोनस। अब आउट 22% डैमेज, क्योंकि यहाँ बैलेंस का मतलब है ढांसू ओवरकिल। ईचान ने अपने क्लीवर को गहरी नजर से देखा। बेचारा हालत ऐसी थी मानो उस पर किसी ने मिक्सी चला दी हो। कितने दिन और चलेगा दोस्त? उसने क्लीवर को हल्के से दुलारते हुए मन ही मन पूछा। लगता है अब मेरा हथियार बस हौसले के दम पर टिका है, ड्यूरेबिलिटी तो बस नाम की रह गई। सियानन ने अचानक डर के मारे इचवान का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई चौंक गया कोवाला पेड़ पकड़ी डाक लेता है। तुम आखिर हो क्या? उसकी आवाज वैसे ही अटकी जैसे टीनेजर की प्यूबर्ट में टूटती है। इचवान ने कंधे उचकाते हुए कहा पिग बुचर हट बकवास। वह चिल्लाई, दोनों हाथ ऐसे लहरा रही थी जैसे तूफान में पवन चक्की घूम रही हो। किस बुचर की इतनी ताकत होती है कि 1 शॉट में मॉन्सर को गिरा दे? वो राइनो तो मीडियर गिरन ए पर भी बच जाता। इचान बिल्कुल शांत सीधा लाश के पास बैठ गया और उसी इत्मीनान से सिल्वर हॉर्न काटने लगा जैसे कोई थैंक्स गिविंग टर्की कार्व कर रहा हो। मस्त चीज है। वह बुड़बुदाया, शायद यह बूढ़ा होकर मर गया। कैनन की आंख हल्के से भड़क गई। हाँ, एपेक्स प्रीडेटर ऐसे ही टाइम से मर जाता है जैसे ही तुमने वार किया। बहुत भरोसेमंद बात है। चलो मान लेते हैं कोई दल ईल तो है नहीं और बहस करने की ताकत भी नहीं बची। उसने गहरी सांस ली। आओ, ब्लड मून फ्लावर के नजदीक पहुंच गए हैं, बस निकलो यहाँ से। आगे बढ़ते हुए सन्नान बार बार छोर नजरों से ईचवान के क्लीवर को देखती रही। अब सीन बदला है। जंगल के दूसरी ओर चिंगचोंग एकेडमी का प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों का पूरा टोला लिए ऐसे चल रहा था जैसे किसी बहुत खतरनाक जिम टूर गाइड बना हो। तुम सब ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। उसने वही मीठा पर कटाक्ष भरा लहजा अपनाते हुए कहा, जैसे बड़े लोग तारीफ के बहाने
कस के फटकार भी देते हैं। थोड़ी मेहनत और करते तो और भी अच्छा हो सकता था। उसकी नजर खासकर सुलिंग वन पर टिकी रही, बिल्कुल सख्त और शांत, जैसे मन ही मन सोच रहा हा, ओ बाकी सबसे तो यही बेहतर है तुम दोनों। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। मुझे तो सबसे ज्यादा उम्मीद तुमसे ही है। हुजिंग लॉन्ग का घमंड अब एकदम खतरनाक हद तक पहुंच गया। अचानक प्रिंसिपल की गर्दन जैसे अकड़ गई, मिरकैट की तरह। सतर्क होकर वह पेड़ों की तरफ घूम गया और तेज आवाज में बोला, बाहर आओ, छुपाने का कोई फायदा नहीं। और जैसे पंच लाइन गलत समय पर आ जाए, ईचवन और सियाना शैडो से बाहर निकल आए। ईचवन ने आंखें झपकाई। वाह, बिल्कुल इन्हीं का तो इंतजार था। लूज जिंगलोंग की उंगली पटाखे की तरह सीधी उसकी तरफ गई। तुम वह छां वह में पिट्टी हुई आवाज में दबा नहीं सका। तुम बॉर्डरलैंड्स में कर क्या रहे हो? इचन ने सिर हल्का हल्का सा खुजाया। बस गुजर रहा था। गलत जवाब पीछे खड़ दी भारी भरकम लड़की ने ताना मारा। अभी तक सूलिंग के पीछे पागल हो? कितना घट या हो? ईचवेन की नजर झटके से सूलिंग की तरफ घूमी। उसकी आंखों में सूलिंग फिर से वही पिग फेस लड़की थी जो उसे देख रही थी, उतनी ही गर्मजशी से। जितन कोई टैक्स ऑडिटर देखता है इचुआ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उससे ब्रेड भी कट जाती। मैंने पिछले बार बहुत साफ बोला था, अब हमारी दुनिया अलग है। मेरा पीछा करना बंद करो। यूएन के आसपास गहरी लाल आभा चमकी, मुट्ठी कस गई। ओह, अब तो मजा आएगा। लूजिंग लॉन्ग की शक्ल में ऐसा गंदा विलेन वाला मुस्कान आ गया जैसा आमतौर पर वो कार्टून के हचमैन में आता है, जिन्हें बाद में आसमान में उड़ा दिया जाता है। लाजवाब, उसने झूम झुमा कर कहा। अब अपना हिसाब चुकता करने का मौका मिल ही गया। फिर उसने अपनी शक्ति खोल दी। उसके आसपास बैंगनी ओरा फूट पड़ी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कटाना प्रकट हो गई, इतनी चमकदार कि शायद उसका अपना इंस्टाग्राम फिल्टर हो। वाह लो, यूजिंग लॉन का चेला उछल पड़ा। यह तो येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन है। लूजिंग लो। ओंग ने घमंड से गर्दन हिलाई। हाँ, डर जाओ मुझसे। चिंगचोंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने लूजिंग लॉन की यह चमक देखकर वैसे ही गर्व महसूस किया जैसे कोई आदमी जो किसी सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ चुका हो। कुछ ही दिनों में यह चौथा रैंक अप्रेंटिस बन चुका हो और अब ये येलो रैंक स्पिरिट वेपन। प्रिंसिपल ने विलन जैसे ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, सच में कीड़ों के बीच यह जीनियस है। उसकी आशा लूजिंग लॉन में और तेज हो गई। अब तो शायद यह 6th रैंक अप्रेंटिस से भी टक्कर ले सकता है। सुलिंगवन आगे बढ़ी, चेहरा फ्रिज के अंदर रखी जमी हुई डंपलिंग जितना ठंडा। इचान उसकी आवाज में घृणा टपक रही थी। मैंने तुझे बोला था, चिंग छोड़ दे। इस बार कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुझे बचाऊंगी। इचैन ने मुस्कान के साथ पलकें झपकाई। क्या तुमने कभी बचाया भी था? उसके पास सैन नान का चेहरा शर्म और सेकंड हैंड एम्ब्रेसमेंट से लाल हो रहा था। धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम्हारी इन लोगों से कोई दुश्मनी है? ईचवान ने कंधे उचकाए। बस गलत फहमी है, ऐसी गलत फहमी जिसमें सब तुमसे नफरत करते हैं। वो चीख पड़ना चाहती थी। सुनो नैन ईचो, आन ने अचानक पूरे माहौल की हिंसा को इग्नोर करते हुए कहा, बताओ तो येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन कितने की बिकेगी? सान नान के दिमाग की बत्ती गुल, वह कई लाख तक मिल जाएगी। बट तुम्हें अभी इस वक्त पैसा सोचने की क्या सूझी है? यच ने सख्त निगाहों से तलवार पर नजरें गड़ा दी। हम रिसेल वैल्यू बढ़िया। लूजिंग लोगों की आंख हल्की सी फड़क गई। क्या मजाक उड़ा रहा है मेरा? यचान अब पहली दफा उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम अब भी यहीं हो? लूजिंग लॉन्ग के दिमाग में सारे पास्ट ह्यूमिलिएशन की यादें बिजली की तरह तड़प गई। अवेकनिंग सेरेमोनी में इचॉन ने पूरी भीड़ में उसको बैकग्राउंड कैरेक्टर बना दिया था। इस बार देखना उसने अपने चमचमाते कटाना को बफे के सबसे आखिरी चिकन विंग की तरह पकड़ लिया। सबको दिखा दूंगा। धमाकेदार चीख के साथ जो कहीं ज्यादा कुत्ते जैसी सुनाई दे रही थी, वो हवा में उछला, पूरी ताकत से तलवार से हमला किया। सुलिंगवान और बाकी स्टूडेंट्स हक आबक्का। अब तो इचवान गया। इचवान ने जमाई ली और रस्टी बुचेस क्लीवर उठा दिया ब्लॉक करने के लिए। लूजिंग लॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी। तेज आवाज के साथ दोनों वेपन्स टकराए। इचान का साधारण ब्लेड बुरी तरह दबाव झेलते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया। लूजिंग लॉन्ग के चेहरे पर अब छपी थी जीत की तिरछी मुस्कान। आज के बाद तुम कभी कोई पिग भी नहीं काट पाओगे। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सुलिंग की तरफ नजर डूब आली, जैसे अपनी ताकत दिखाकर उसका दिल जीत लेगा। प्रिंसिपल साइडलाइन से ठंडी नजर से सब देख रहा था। उसके मन में एकदम साफ था, साधारण ब्लेड एक असली स्पिरिट वेपन के सामने टिक ही नहीं सकता। यह टकराव अपने अंजाम तक पहुंच ही गया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यचान ने अपने हाथ में जकड़े टूटे हुए नाइफ के हथे को एक नजर देखा, फिर कलाई घुमाकर उसे बेपरवाही से दूर फेंक दिया। एकदम शांत आवाज में उसने माहौल की सारी टेंशन काटते हुए कहा, तुमसे निपटने के लिए मुझे नाइफ की जरूरत नहीं। लू जिंगलों का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। रगों में अनकंट्रोलेबल गुस्सा दौड़ने लगा। मत कहना मैंने वार नहीं किया, वह चिल्लाया। आवाज गुस्से में कांप रही थी। मर जा। एक आखिरी हिम्मत भरी चीख के साथ उसने अपन ये चमकती तलवार पूरा जोर लगाकर घुमा दी। ईचविन की आंखों में तेज चमक आई। अगले ही पल इतनी तेजी से हिला कि कोई देख भी ना सके। स्पिरिट वेपन के
के धारदार आर्क को एकदम आसानी से साइड स्टेप कर लिया। उसका दाया मुख का पिस्टन की तरह तेजी से आगे आया, सीधा लूजिंग लॉन के पेट पर जा लगा। टकराव में ऐसी आवाज आई जैसे बिजली गिरी हो। लूजिंग लॉन का बदन फोल्ड होकर यचान की मुट्ठी के चारों तरफ लिपट गया। फिर वह हवा में उड़ता हुआ हाथ पैर मारते हुए नीचे जमीन पर गिरा, एकदम बेइज्जती के साथ। जिंग गलोंग उसका दोस्त चीखता हुआ गिर चुके साथी के पास भागा। लूजिंग लॉन्ग दर्द से करा उठा, बदन कांप रहा था। मजबूरी में दांत बीच कर बोला, मैं ठीक हूँ। हालांकि उसके कांपते हाथ पैर और सफेद पड़े चेहरे से कुछ और ही जाहिर था। अब सबकी नजर एन वापस ईच वन पर टिक गई। वह ठीक उसी स्पॉट पर खड़ा था जहाँ से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। प्रिंसिपल की नजरें उस पर जमी रही, गहरी, खामोश और कुछ सोचती हुई। वह थोड़ा आगे बढ़ा, दिमाग में एक चौंकाने वाला सवाल कुलबुला रहा था। क्या यह सीधा साधा लड़का सच में 7th रैंक तक पहुंच चुका है? लूजिंगोंग के डिफीट होने के बाद यूएन अपने अपोनेंट द्वारा गिराया हुआ स्पिरिट वेपन उठा लेता है। वो ब्लेड को इंस्पेक्ट करता है, सोचते हुए कि यह सोर्ड काफी अच्छा लग रहा है। उधर लूजिंग लॉन्ग का फ्रेंड प्रिंसिपल से शॉक में कहता है, क्या सच में वो बच्चा 7th रैंक तक पहुंच गया, जबकि टैलेंटेड शुलिंगवान अभी सिर्फ 6th रैंक पर है? प्रिंसिपल थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ कंफर्म करता है कि यह पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कॉम्बैट टाइप और लाइफ टाइम प्रोफेशंस किस तरह अलग अलग लेवल ऑफ कर हैं। वो कहता है कि कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस को कांस्टेंट ट्रेनिंग, बैटल एक्सपीरियंस और इंजरीज की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए उनकी ई ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन एक बार जब वह बेसिक्स मास्टर कर लेते हैं, उनका ई ग्रोथ स्पीड बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लाइफ टाइम प्रोफेशंस का रास्ता इजी होता है। प्रोफेशंस जैसे एल्केमिस्ट या वेपन स्मिथ्स को फाइट करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस अपनी क्राफ्ट प्रैक्टिस करनी होती है। यूएन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए प्रिंसिपल समझाता है कि एक पिग बुचर होने के नाते उसे बस पिग स्लॉटर करते रहना है, जिससे वो अर्ली स्टेजेस में जल्दी लेवल ऑफ कर सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूएन कितनी आसानी से एक पिग बुचर करता है और यह सिंपल पाथ टू पावर हाईलाइट होता है। शुलिंगवन यह सुनकर समझ जाती है कि यूएन ने जीत सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि उसके पास हायर लेवल की वजह से हाई बेस स्टैट्स थे ना कि बेटर स्किल की वजह से। वो क्वेश्चन करती है, क्या ये लेवलिंग सिस्टम कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस के लिए अनफेयर नहीं है? प्रिंसिपल क्लेरिफाई करता है कि बैलेंस मौजूद है। वो एक्सप्लेन करता है कि यूएन को लेवल ऑफ करने के लिए जितने पिग स्किल करने होते हैं वो हर रैंक के साथ डबल हो जाते हैं। हाई लेवल तक पहुंचते पहुंचते यह नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके कंट्रास्ट में कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस जिन्होंने अर्ली स्टेज में अपनी स्किल्स मास्टर कर ली होती है, उनकी ग्रोथ स्पीड बढ़ जाती है और इवेंचुअली वो लाइफ टाइम प्रोफेशंस को क्रॉस कर जाते हैं। ल्यूजिंग लॉन का फ्रेंड पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि अभी तो यूएन ल्यूजिंग लॉन को हरा सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस आसानी से उसे ओवरपावर कर देंगे? प्रिंसिपल ग्रंट करता है और अग्री करता है, लेकिन वो थोड़ा ट्रबल्ड दिखता है। कॉन्वर्सेशन सुनकर यूएन सोचता है और उनकी बात समझ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो अब चल रहा है। कैजुअल गुड बाय वेव करते हुए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करन की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही यूएन जाने की तैयारी करता है, शुलिंगन आगे बढ़कर उसे कन्फ्रंट करती है। उसके चेहरे पर पिटी का एक्सप्रेशन होता है। शुलिंगन उससे पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, क्या उसके रिसेंट पिग स्लॉटर एफर्ट्स सिर्फ उसके सामने शो ऑफ करने के लिए थे? फिर वो रिवील करती है यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब नाउ कि उसे प्रेस्टिजियस तिएनचोंग एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, यह साबित करते हुए कि अब वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। यूएन बस उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्टेयर करता रह जाता है। इसी पॉइंट पर सियानन तंग आ जाती है। वो डिक्लेयर करती है कि अब वो और सहन नहीं कर सकती। लिंगवान और यूएन के बीच स्टेप करते हुए वो गुस्से में पूछती है कि क्या यह लोग कभी रुकेंगे भी? वो क्लैरिफाई करती है कि यूएन उसके साथ है सिर्फ ब्लड मून फ्लावर ढूंढने के लिए और उनकी मुलाकात एक कंप्लीट कोइंसिडेंस थी। अपने हाथों को हिप्स पर रखते हुए वो फ्यूरियसली पूछती है कि ये सब लोग अपने दिमाग में क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं। एकेडमी ग्रुप की हैवी सेट फीमेल स्टूडेंट जवाब में टोंट करती है। शियान को मॉक करते हुए कहती है कि वह उस कमबैक को ट्रेजर कर रहा है जिसे शुलिंगवान ने थ्रो कर दिया। ल्यू जिंगल लॉन का फ्रेंड भी इंसल्ट करता है, क्लेम करता है कि यूएन औरतों को सिड यूज करने में एक्सपर्ट है। वो कमेंट करता है कि उसने कितनी जल्दी नई लड़की ढूंढ ली और सार्कास्टिकली कहता है कि दोनों परफेक्ट ही मैच है। उनकी लगातार टोंटिंग से शियान का पेशेंस टूट जाता है। वो एक पावरफुल पंच फेंकती है जिससे एनर्जी की वेव निकलकर सिर्फ उन दो स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि पूरे एकेडमी ग्रुप को हिट करती है, जिसमें शुलिंगवान और प्रिंसिपल भी शामिल
शामिल है। प्रिंसिपल ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और उसके गाल पर लाल हैंडप्रिंट रह जाता है। हैरानी से सोचता है कि उसने उसे भी क्यों मारा। शियान स्टोइक युवान के बगल में खड़ी होती है। उसके फिस्ट्स गुस्से में क्लचर्ड होते हैं। शू लिंगवान अपना खुद का लाल पड़ा गाल पकड़ते हुए डिसबिलीफ में पूछती है कि उसने कैसे हिम्मत की उसे मारने की। उसका गुस्सा भड़क उठता है और उसका बॉडी आईसी ब्लू ओरा से घिर जाता है। उसके स्नो सोल सोड इमोर्टल पावर का वह अपनी वर्ड ड्रॉ करती है और प्योर रेज से भरे एक्सप्रेशन के साथ शियान से पूछती है कि क्या वो मरना चाहती है। जैसे ही शू लिंगवान अटैक की तैयारी करती है, शियान बिल्कुल डिफाइंड खड़ी रहती है। वो अपनी फैमिली का प्रोटेक्टिव एमुलेट उठा लेती है जो उसके पावरफुल बैकग्राउंड का साफ सिंबल है और सबको चैलेंज करती है कि कोई उसे छू कर दिखाए। एमुलेट की साइड देखते ही सब रुक जाते हैं। प्रिंसिपल के माथे पर नर्वस टी आ जाता है। वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यह टोकन कितना पावर रिप्रेजेंट करता है। तुरंत वो उलिंगुन का आर्म पकड़कर चिल्लाता है कि वह रुके। वह एक्सप्लेन करता है कि अब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यह लड़की पावरफुल सी फैमिली की यंग मिस है। उसकी पूरी एटीट्यूड कमांडिंग से बदलकर फ्रेंडली हो जाती है। वो शियानान की तरफ अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही, लेकिन शियान स्मॉल टॉक के मूड में नहीं होती। वह उसकी बात डिसमिस कर देती है और साफ कहती है कि वो जहाँ चाहे जा सकती है। फिर टेबल्स पलटते हुए वो प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करती है कि उसके स्टूडेंट्स की क्वालिटी और मैनर्स कितने पुअर हैं। प्रिंसिपल सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांगता है और एग्री करता कि ये उसकी मिस्टेक थी। प्रॉमिस करता है कि वह वापस जाकर उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन करेगा। लेकिन शियानान यही नहीं रुकती। वो शू लिंगवान की तरफ एक्यूजेटरी उंगली दिखाकर डिमांड करती है कि प्रिंसिपल उसे यूएन से माफी मंगवाए। शू लिंगवान स्टंट रह जाती है। उसका दिमाग घूम जाता है यह रियलाइजेशन पाकर कि यह लड़की महान शाही की बेटी है। वो समझ नहीं पाती कि इतना हाई स्टेटस पर्सन यूएन के साथ क्यों। प्रिंसिपल शिया फैमिली को नाराज करने से बचने के लिए सख्ती से शू लिंगवान को ऑर्डर करता है कि वह तुरंत अपोलोजाइज करे। कॉर्नर्ड और इंसल्ट महसूस करते हुए शू लिंगवन धीरे से अनच्छा के साथ यूएन से माफी मांगती है। उसकी नजरें नीचे झुकी होती हैं, लेकिन अंदर से उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो मन ही मन कसम खाती है कि शिया फैमिली को इस इंसल्ट का जवाब जरूर मिलेगा। ड्रामा से परेशान होकर यूएनएश यान से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। जैसे ही वह दोनों जाने लगते हैं, जमीन पर पड़ा हुआ डिफिट एड ल्यूजिंग लॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। वो डिमांड करता है कि यूएन उसका स्पिरिट वेपन वापस करे। यूएन स्टोलन स्वर्ड पीठ पर टांगे पीछे मुड़कर स्मर्क करता है और लूजिंग लॉन को टोंट करते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो खुद आकर ले लो, मैं हर वक्त फाइट के लिए रेडी हूँ। शियान मजाक में डिफिटेड राइवल की तरफ रासबेरी ब्लो करती है। ल्यूजिंग लॉन्ग बस अपना सीना पकड़कर गुस्से से तिलमिलाता रह जा है। यूएन आगे बढ़ता है तो ल्यूजिंग लॉन्ग गुस्से से चीखकर आखिरी बार कहता है, बस वेट करना। एकेडमी ग्रुप को पीछे छोड़कर यूएन और शियान अपनी क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। दोनों रॉकी जगहों से गुजरते हैं। शियान मैप देखती है और पास के क्लिफ पर चमकती हुई लाल केव को देखकर कंफर्म करती है कि यही जगह है और यूएन को सावधान रहने की सलाह देती है। तैयारी करते ही यूएन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन बताता है कि उसने स्पिरिट वेपन को अपने एक्सक्लूसिव पिग स्लेइंग नाइफ के रूप में सेलेक्ट कर लिया है और उसका गॉड्स स्लेइंग एज इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। नई वेपन की क्वालिटी बेहतर होने की वजह से अब हर पिग किल पर उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, पहले से डबल। नई स्वर्ड देखते हुए उसे एहसास होता है कि एक अच्छा नाइफ चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। अचानक शैनन अपनी क्लीवेज से दो छोटे रंग बिरंगे स्फीयर्स निकालती है जिससे यूएन चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि ये आइटम्स क्या हैं। शियान एक्सप्लेन करती है कि इन्हें यन थंडरफायर बीड्स कहते हैं, पावरफुल एक्सप्लोसिव्स जो किसी स्ट्रांग एक्सपर्ट को भी बुरी तरह चोट पहुंचा सकते हैं। वो बताती है कि अगर ब्लड मून ग्रेट पाइथन बहुत ज्यादा पावरफुल निकला तो यह उसका लास्ट रिसोर्ट होगा। यूएन हिम्मत भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो सचमुच रूथलेस है और अनाउंस करता है कि वो पहले स्काउट करने ऊपर जाएगा। वो एक्सपर्ट तरीके से क्लिफ चढ़ना शुरू करता है, अपनी नई स्वर्ड का सहारा लेते हुए। एक लेज पर पहुंचकर उसे चमकते हुए लाल फ्लावर्स का सुंदर पैच दिखाई देता है। उसकी सरप्राइज बढ़ जाती है जब वो देखता है कि शियानान पहले से ही वहां मौजूद है। वो एक आसान रास्ता ढूंढकर वहां पहुंच चुकी थी। एक्साइटेड होकर वो खुशी से कहती है कि ये फ्लावर्स असली हैं और ये बहुत रेयर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर्स हैं। लेकिन उसकी खुशी के साथ ही अचानक हवा में डर का एहसास फैल जाता है। अचानक केव की अंधियारी से एक बड़ा शैडोवी हेड बाहर आता है जिसकी लाल चमकती आंखें फ्लावर पर टिकी होती हैं जो यूएन पकड़े हुए होता है। यूएन स्टंट रह जाता है इतने बड़े क्रचर को देखकर। वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि ब्लड मून ग्रेट पाइथन होता है। लेकिन यूएन की नजर से उस स्नेक हेड पर पिग जैसा स्नाव दिखाई देता है। वो बड़ा पिग स्नेक उसके ऊपर झुककर खड़ा हो जाता है, लेकिन यूएन बिल्कुल भी नहीं डरता और आराम से पूछता है, क्या देख रहा है, कभी फ्लावर नहीं देखा क्या? H1 उस मॉन्स्टर्स पिग स्नेक को चिढ़ाते हुए पूछता रहता है कि क्या उसने कभी किसी को फूल तोड़ते देखा है। उसका बोल्ड
एटीट्यूड देखकर वो मैसिव क्रिएचर एक पल को उलझ जाता है। मौका पाकर ईच वन फ्लावर पकड़ता और जानवर की ऊंची जगह से छलांग लगाकर भाग जाता है। ऑपोजिट क्लिप से स्नान उसे भागते देखती है और जल्दी एक्ट करने को चिल्लाती है। जब वह देखती है कि मैसिव पाइथन वॉर करने ही वाला है, वह उसे सावधान रहने को कहती है और पूरी ताकत से अपनी एक यन थंडर फायर बीड फेंक देती है। बीड हवा में उड़कर पाइथन के चेहरे पर मैसिव फायरी ब्लास्ट के साथ फटती है और यान जमीन पर गिर जाता है। शिया ननीन उसके पास दौड़ती है, घबरा कर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। क्लिफ एज से दोनों एक्सप्लोजन के बाद का नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन का मैसिव सिर बीड की ताकत से पूरी तरह उड़ चुका था, जिस ए देख वे हैरान रह जाते हैं। यहान ऊंची आवाज में सोचता है कि क्या उस बीड में वाकई इतनी पावर थी। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पाइथन का मैसिव हेडलेस बॉडी पीछे उठता है और अपनी पूंछ से वार करता है। हवा में अविश्वसन यह स्पीड और फोर्स से लहराते हुए, पर सिर ना होने की वजह से हमला बेढंगा था और उन्हें बिल्कुल नहीं लगता। तत्काल खतरा टला। यही यान आराम से ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर आगे बढ़ाकर शानन से कहता है कि इसे ले लो। वह कीमती चमकता हुआ फ्लावर स्वीकार करती है और उसके चेहरे पर प्योर जॉय चमक उठती है। एक्साइटमेंट के बाद यूएन उससे पूछता है कि यह फ्लावर किस काम आता है। शॉन बताती है कि ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर असल में स्नो मून फ्लावर का म्यूटेड वर्जन है, जबकि एक नॉर्मल फ्लावर सिर्फ एजिंग को स्लो कर सकता है। ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर इटर्नल यूथ दे सकता है। वो कहती है कि इस दुनिया में कोई औरत नहीं होगी जो ऐसा खजाना ना चाहे। इचवन ध्यान से सुनता है और नए आधे के साथ जमीन पर घुटने टेक कर अपनी तलवार पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर फ्लावर का ऐसा असर है तो उसकी माँ को भी यह जरूर पसंद आएगा। जैसे ईचान एक और क्लिफ साइड पर कूदता है, शानन उम्मीद से उसे देखती है। वह सोचत ये है कि शायद वो दूसरा ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर उसके लिए गिफ्ट ले रहा है और मान लेती है कि उसने आखिरकार उसका इशारा समझ लिया। लेकिन उसकी उम्मीद टूट जो आती है जब इचन फ्लावर को बड़ी सावधानी से अपने बैकपैक में रख देता है। उनकी जी तका पल अचानक एक भयानक रो से टूट जाता है। वो मुड़कर देखते हैं और सामने डरावन नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन मरा नहीं है। उसका कटा हुआ सिर उनकी आंखों के सामने तेजी से रीजनरेट हो रहा है। कैनन पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बीस्ट पावरफुल थंडरफायर बीट से भी बच गया तो उसकी शक्ति कितनी इमेंस होगी। 9th रैंक अप्रेंटिस के पीक पर खड़े होकर रीजनरेट हुए मॉन्सर को देखते हुए यान शोनान से पूछता है कि क्या उसके पास और एक्सप्लोसिव बीड्स हैं। वो घबराहट में चिल्लाकर कहती है कि उसके पिता ने सिर्फ एक पैर दिया था। अब पूरा रीजनरेट हुआ पाइथन उन पर झुकता है। उसकी लाल आंखें गुस्से में जल रही होती हैं। बिना डरे यान अपना स्पेशल स्किल यूज करता है। ब्लड शैडो बूचर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका फियर इंड्यूसिंग ओरा पाइथन की आंखों में उसकी इमेज प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे वह विशाल दानव कुछ पल के लिए टेरर में फ्रीज हो जाता है। पाइथन मेंटल अटैक से पीछे हटता है और अपनी ताकतवर पूंछ उसी जगह पटकर है जहां वह खड़े थे। तेजी से सोचते हुए ईचुअन शैनन को पकड़कर दूसरी लेज पर छलांग लगाता है। वह फिर उसे डांटते हुए पूछता है कि वह बस खड़ी क्यों थी, भाग क्यों नहीं रही थी। शिया नानान शर्माते हुए बताती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि उसने अपनी जान रिस्क करके दूसरा फ्लावर उसके लिए लिया है। ये उसे डेड पेन एक्सप्रेशन के साथ देखता है और साफ कहता है कि फ्लावर उसकी माँ के लिए ये गिफ्ट है। उसका इल्यूजन टूट जाता है और उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से बिगड़ जाता है। इतने में ब्लड मून ग्रेट पाइथन मेंटल अटैक से रिकवर कर लेता है और फिर से ओपन ग्लोविंग रेड आंख से उन्हें देखता है। एक डरावना रो के साथ वो आगे झपटता है। उसका विशाल जबड़ा पूरा खुला हुआ यूएन यान का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब देर हो चुकी है। वह मन ही मन गाली देता है और सोचता है कि इतने डेंजरस हालात में किसी और को संभालना कितना झंझट है। एक पल में फैसला करते हुए वो जीन को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और खुद पाइथन के विशाल जबड़े में निगल लिया जाता है। पाइथन अपने जॉस जोर से बंद कर देता है। आवाज गूंज उठत ई है। शियान घबरा कर उठती है और डर से यान का नाम चिल्लाती है। वह डर से जमी रह जाती है जबकि पाइथन उसके ऊपर झुकता है। वह चीख कर यान को पुकारती है, उसे वापस आन एक की भीख मांगती है। पाइथन अपना मुंह खोलकर उसे भी निगलने ही वाला होता है कि तब ये अंदर से कुछ होने लगता है। पाइथन के गले के अंदर से चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ती है और एक ब्लेड अंदर से बाहर की तरफ काट देता है। मॉन्सर दर्द से तड़प उठता है। यूट्यूब उसका शरीर मरोड़ खाता है जैसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो। एक खौफनाक एक्सप्लोजन के साथ पाइथन का शरीर फट जाता है और यान बाहर निकलता है, पूरा उसका खून से लथपथ। उसने लिटरली उस दानव को अंदर से बूचर कर डाला। वो खून से सने हुए रिमेंस के बीच खड़ा होकर कैजुअली कैनान से पूछता है, तुम अभी मेरा नाम पुकार रही थी। राहत से भरकर वह दौड़कर आगे आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। खुशी से कहती है कि उसे कितना अच्छा
अच्छा लग रहा है कि वो ठीक है। वो ब्लंटली कह देती है कि वो बहुत स्टिंग कर रहा है और पाइथन ने ए ऑलमोस्ट पुट आउट कर ही दिया था। यह सोचकर वह अचानक पीछे हट जाती है और नाक पकड़कर डिस्गस्ट में खड़ी हो जाती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्पेशल पे की किल कंफर्म होती है। उसका लेवल पूरे 80% बढ़ जाता है और वो 8 रैंक तक पहुंच जाता है। उसका पिग नेमेसिस बोनस डैमेज 1% और बढ़ता है और उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और मिलते हैं। उनका क्वेस्ट पूरा होने के बाद ईचान शानन से कहता है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वह दोनों वापस चिंगचिंग की तरफ निकलते हैं। सिटी गेट्स पर पहुंचकर वह देखते हैं कि लोगों का एक ग्रुप चिंतित होकर इंतजार कर रहा है। एक बुजुर्ग आदमी जो ट्रेडिशनल रॉब्स पहने हुए हैं आगे दौड़कर आता है और एक्स यनान को देखकर राहत महसूस करता है। वो उसे देर से लौटने पर डांटता है और कहता है कि वह चिंता से बीमार हो गया था, लेकिन स्नान खुशी से चमक रही होती है। वो ग्लोइंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर ऊपर उठाकर बताती है कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया है और उसकी माँ जरूर बहुत खुश होंगी। वो आदमी जो फैमिली स्टर्ड है उसे उसकी रेकल एसनेस के लिए डांटने लगता है, याद दिलाता है कि सिटी के बाहर की दुनिया कितनी डेंजरस है। लेकिन शियान उसे बीच में ही रोक देती है और जिद करती है कि वो अपनी माँ के लिए फ्लावर खुद ही तोड़ना चाहती थी। वह उसे ये भी भरोसा दिलाती है कि यान उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टीवर्ड की नजर फिर उसके बगल में खड़े नौजवान पर जाती है और वह पूछता है कि यह लड़का कौन है। यान ब्लंटली जवाब देता है, मैं पिग बूचर हूँ। स्टुअर्ड हक्का बक्का रह जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सी फैमिली की यंग मिस अपनी रक्षा के लिए किसी ऐसे मूर्ख लड़के को क्यों चुनेगी जिसकी जिंदगी भर की प्रोफेशन सिर्फ बूचर की है। लेकिन यान के काम बिहेवियर को देखकर वह सोचता है कि शायद यही लड़का उस दानव को सच में मार चुका है। अपने डाउट्स एक तरफ रखकर स्टीवर्ड क्लासमेट या की यूथफुल प्रॉमिस की तारीफ करता है। फिर वो अपनी उंगली से एक गोल्डन रिंग उतारता है और यान को ऑफर करता है। वो बताता है कि शी फैमिली की गोल्ड रिंग की कीमत 2000 है और यह उसकी सर्विस का इनाम है। लेकिन यूएन बिना जिन्स के ऑफर ठुकरा देता है। वो आदमी का हाथ पीछे ढकेल देता है और साफ कहता है कि उसे ये रिंग नहीं चाहिए। वो बस एक पिग स्लेइंग नाइफ चाहता था और उसे अपने ओरिजिनल डील पर टिकाए रखा। यचवान ने जिद से स्टुअर्ड का ऑफर मना कर दिया, बार बार दोहराते हुए कि उसे बस पिग स्लेइंग नाइफ ही चाहिए। स्टुअर्ड हैरान हो गया, खुद से सोचते हुए कि क्या लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है जो इतने वैल्यूएबल आइटम को एक सिंपल टूल के लिए ठुकरा रहा है। शान आगे आई समझाने के लिए। उसने स्टुअर्ड को, जिसे वो अंकल जू कहती थी, बताया कि ईचुआ चाहता है चिंगा ओंग का सबसे स्किल्ड वेपन स्मिथ ढूंढना जो उसके लिए स्पिरिट वेपन फर्ज कर सके, क्योंकि उनका यही डील था। यह सुनकर स्टीवर्ड ने मान लिया और कहा कि वह हैंडल कर लेगा। उसने जीन को घर वापस जाने को कहा अपन बॉडीगार्ड्स के साथ, क्योंकि उसका पिता चिंतित हो रहा था। जब उसे ले जाया गया तो जानान ने यान को सब्सक्राइब नाउ हाथ हिलाकर कहा कि वह उसे फिर मिलेगी। जब वह चली गई स्टीवर्ड ने यान की तरफ गंभीर एक्सप्रेशन से देखा। उसने कहा कि भले ही उसका परिवार आभारी है, लेकिन उसने यीचन को चेतावनी दी कि यंग मिस के बारे में कोई इम्प्रॉपर थॉट्स ना रखे। ईच वन की इंटरनल थॉट्स रिवील करती हैं कि उसका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। वो जेनन को बस एक और पिग हेड मानता था। उसने स्टर्ड को भरोसा दिलाया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और उसे बस एक टॉप टियर स्पिरिट वेपन चाहिए। इससे संतुष्ट होकर स्टर्ड ने येडुन को बताया कि चिंगज इंग का सबसे अच्छा वेपन स्मिथ मास्टर टिश उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है। उसने यूएन से कहा कि अगला दिन मास्टर से मिले जब तक वो अरेंजमेंट्स कर ले। यह कहकर स्टुअर्ड चला गया। सीन वापस फॉरेस्ट क्लियरिंग में शिफ्ट होता है जहां ग्रेट पाइथन को मारा गया था। अब उसकी मैसिव लाश को दूसरे जंगली जानवर खा रहे थे। तभी एक नया रहस्यमय फिगर आता है, एक खूबसूरत डिमोनिक औरत जिसके सिर पर हॉर्न्स और चमकती पीली आंखें थी। वो उस सीन को गुस्से से देखती है और कहती है कि इंसानों ने उसके पेट बीस्ट को मार डाला और उसका ट्रेजर चुरा लिया। उसकी दो मुंह जीभ फ्लिक करती है जब वो कसम खाती है कि उसने उनकी खुशबू याद रख ली है और अब अपना बदला लेगी। कहानी वापस सिटी में लौटती है जहां यान को स्ट्रीट पर चलते हुए देखा जाता है। उसकी पीठ पर चोरी किया हुआ स्पिरिट वेपन लटका था। वो एक शॉप पर पहुंचता है जहां बीस्ट मटेरियल्स ऊंचे दामों पर खरीदे और बेचे जाते थे। अंदर जाकर वह फीमेल शॉपकीपर से कहता है कि वह कुछ बीस्ट मटेरियल्स बेचना चाहता है और सिल्वर हॉर्न राइनोसिरस का हॉर्न काउंटर पर रख देता है। शॉपकीपर हैरान हो जाती है कि उसकी जैसी बिल्ड वाला कोई सिल्वर हॉर्न राइनोसिरस पकड़ सकता है और उसे हॉर्न के लिए 10,000 ऑफर करती है। यह जवान उस अमाउंट से स्टेंट हो जाता है। वो जल्दी से कैलकुलेट करता है कि उसका पिता बस 100 कमाता है एक पिग काटने का एली, मतलब ये हॉर्न 100 पिग्स के बराबर की कमाई लाता है। जब यह बात उसके दिमाग में बैठती है तो उसकी नजर डिस्प्ले पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो कांच के केस में रखी चमकती चीज की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या 10,000 इसे खरीदने के लिए काफी है। शॉपकीपर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। उसने समझाया कि ये आइटम एक गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर है जो फायर सरपेंट के
के स्केल से फॉर्ज की गई है। उसने इसकी डिफेंसिव पावर और पहनने वाले को गर्म रखने की एबिलिटी की तारीफ की। वह लेकिन अफसोस के साथ उसे बताती है कि इसकी कीमत $1500 है। यह टान फिर से शॉक्ड हो जाता है, चिल्लाते हुए कि उसके पिता को इतना पैसा कमाने के लिए 5-7 सुअरों को मारना पड़ेगा, जिससे शॉपकीपर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। जल्दी से सोचते हुए यान पूछता है कि क्या वो इसका ट्रेड कर सकता है। वह उस स्पिरिट वेपन को काउंटर पर रखता है जो उसने लियू जिंगलोंग से लिया था। जी ससे शॉपकीपर चौंक जाती है क्योंकि वो इसे येलो रैंक स्पिरिट वेपन के रूप में पहुंच आनती है। वह उत्साह से ट्रेड के लिए हाँ कहती है, बताती है कि यह उससे कहीं ज्यादा की कीमत है। वह जल्दी से उसे नया आर्मर पहना देती है, रिमार्क करते हुए कि यह जैसे उसके लिए कस्टम मेड हो। अंदर से शॉपकीपर इंट्रीग्ड होती है। वह सोचती है कि एक युवा आदमी के पास इतने वैल्यूएबल आइटम्स हैं तो उसका कॉम्बैट प्रोफेशन बहुत हाई लेवल का होगा। वो डिसाइड करती है कि अगर वो इस बेवकूफ को फंसा सके तो उसे जिंदगी भर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी योजना को अमल में लाते हुए वह उसके बहुत करीब आ जाती है। आर्मर एडजस्ट करते हुए वो बताती है कि आमतौर पर एक्सचेंज के लिए 10,000 का हैंडलिंग फी होता है, पर क्योंकि वो इतना हैंडसम है तो वो इसे माफ कर देगी। येडवान की नजरों में वह महिला एक ब्लश करती हुई सिडक्टिव पिग पर सन बन जाती है। वह उसके करीब झुकती है और उसका प्रोफेशन पूछती है। बिल्कुल ऑब्लिवियस होकर वो ब्लंटली जवाब देता है कि वो एक पिग बुचर है। शॉपकीपर स्पीचलेस रह जाती है, हकलाते हुए कहती है, एक पिग बुचर। कहानी यह परिवार के घर वापस चली आती है। यान अपनी ग्लोविंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर अपनी माँ को देता है। वह स्टंट हो जाती है। रेयर आइटम को पहचानते हुए पूछती है कि उसने इसे कैसे पाया। उसकी शौक शक में बदल जाती है। वह अपने बेटे का सख्ती से सामना करती है, उसे फूल चोरी करने का आरोप लगाती है। यान डिनाई करता है, एक कहानी बनाते हुए कि उसने 2 जॉइंट स्नेक्स की लड़ाई देखी और फूल जमीन पर पाया। उसकी माँ खुश नहीं होती। वह उसकी गाल पकड़ती है, उसे गंदा बच्चा कहकर डांटती है और इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए फटकार लगाती है। वह उसे जोखिमों की याद दिलाती है, सवाल करती है कि एक साधारण पिग बूचर परिवार जंगली खतरे को कैसे संभाल सकता है। वह उसे फिर कभी ऐसे जगह जाने से रोकती है। यूएन मीकली सहमत हो जाता है, वादा करता है कि वह भविष्य में इतना रेकलेस नहीं होगा। दरवाजे पर से उसके पिता याचवान बाहर से बात सुनकर गर्व से हंस पड़ते हैं, लेकिन वह पल तब टूट जाता है जब बाहर से एक अग्रेसिव आवाज चिल्लाती है, डिमांडिंग कि याचान बाहर आए। याचन दरवाजा खोलते हैं और 2 इंटिमिडेटिंग आदमी देखता है। नेता जिसकी स्पाइकी रेड हेयर है उससे कन्फ्रंट कर है, आरोप लगाते हुए कि उसका बेटा उसके अपने बेटे का स्पिरिट वेपन चुराया है। याचन चौंक जाता है। वो उस आदमी को लुशिंग के रूप में पहचानता है, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है। घबराते हुए उसे ब्रदर लू कहकर संबोधित करता है और सुझाव देता है कि यह कोई गलती होगी। याचिवान की इंटरनल सोच बताती है ल्यूशिंग उसका बचपन का प्लेमेट था जो अब एक वेल नोन 6th रैंक ट्रांसेंडेंट बन चुका है। उनके अलग अलग सोशल स्टेटस की वजह से वे दूर हो गए थे। वह समझाने की कोशिश करता रहता है, बताता है कि उसका बेटा एक सिंपल पिग बूचर है और वो स्पिरिट वेपन चुरा ही नहीं सकता। उसकी बात बीच में ही कट जाती है जब लियू जिंगलोंग अपने पिता के पीछे से बाहर आता है और यान की ओर इशारा करता है जो अभी अभी कमरे में आया था, चिल्लाते हुए कि वही उसकी वेपन लेकर गया है। लियू जिंगलोंग अपने पुराने परिचित से मजाक में कहता है कि वो अपने बेटे को ठीक से क्यों नहीं सिखा पा रहा है। वो बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसिपल शाओइंग से कहानी की पुष्टि कर ली है और केवल फैक्ट्स पर यकीन होने के बाद ही आया है। फिर वो मांग करता है कि यूएन सीधे अपने बेटे से पूछे कि आरोप सच है या नहीं। गंभीरता से परेशान यवान यान की तरफ मुड़ता है जब वो तनाव में आंखें चुरा रहा होता है। माथे पर पसीना लेकर वह अपने बेटे से सच पूछता है कि असल में क्या हुआ था। यान सच से नहीं घबराता। वह सीधे लियू जिंगलोंग को देखता है और बताता है कि उसका बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि उसने सिर्फ रिटेलिएट करते हुए तलवार ली थी और लियू जिंगलोंग को सौभाग्यशाली कहा। लियू जिंगलोंग गुस्से से इनकार करता है, चिल्लाता है कि वह तो बस स्पार करना चाहा था। अपने बेटे के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए लियू जिंगलोंग एक सॉल्यूशन देता है। वह यूएन से कहता है कि अपने पिता के सम्मान में अगर तलवार वापस कर दी जाए तो वह मामले को खत्म करने को तैयार है, लेकिन यूएन ब्लंटली जवाब देता है कि तलवार पहले ही बेच दी गई है। यह बात सुनते ही कमरे में एक झटके जैसी लहर फैल गई। लियू जिंगलोंग, ल्यूइंग और याचवान सब पूरी तरह से चौंक गए और कुछ कह नहीं पाए। सदमे से निकला यही ल्यूशिंग का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो युवान से कहता है कि अब तलवार तो चली गई है तो उसका पेमेंट वही करेगा। सीधे 1 मिलियन की मांग करता है। याचान समझाने की कोशिश करता है कि 1 मिलियन बहुत ज्यादा है। उस क्वालिटी का स्पिरिट वेपन सिर्फ 200 का ही होता है, लेकिन लशिंग सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो एक डरावना पर्पल ओरा छोड़ता है ताकि सब डर जाए। साफ कर देता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यह हुक्म है। डरे हुए यहवान जल्दी से मान जाता है कि हाँ कर्ज वह चुकाएगा, बट यह भी कहता है कि इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। ल्यूइंग उन्हें
आधा महीना देता है पैसे इकट्ठा करने के लिए और अपने पुराने दोस्त को चेतावनी देता है कि अगर नाकाम हुआ तो वह खुद उसके बेटे को सबक सिखाएगा और बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। जाते जाते लूजिंग लोंग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान होती है। घर के अंदर आते ही ईचान के माता पिता पूरी तरह निराश हो जाते हैं। उसकी माँ इवान से पूछती है कि अब क्या करेंगे और सुझाव देती है कि वह अपने बचपन के दोस्त से जाकर मिन्नतें करें। यतिवान हार मान चुका सा लगता है। कहता है कि वह थोड़ा पोर्क लेकर माफी के तौर पर ट्राई करेगा, बट उसके दिमाग में सिर्फ ये घूम रहा है कि 1 मिलियन कैसे जुटाएगा। पेरेंट्स को इतना परेशान देखकर यचवान आगे बढ़ता है और पूरे यकीन से कहता है चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उसके पिता याचवान उसे गुस्से से नहीं बल्कि चिंता से देखते हैं। वह अपने बेटे को दिलासा देते हैं कि जो हुआ उसके लिए वह उसे दोष नहीं देते, बस इतना कहते हैं कि आगे से अगर यान किसी मुसीबत में फंसे तो अकेले झेलने की बजाय अपने पेरेंट्स को बताएं। पिता की बातों से भावुक होकर यूएन ठान लेता है कि उसे अपना नया स्पिरिट वेपन जितनी जल्दी हो सके बनवाना होगा। उसे यकीन है कि जब वो और स्ट्रांग हो जाएगा तो लूशिंग उसके लिए खतरा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही यह इमीडिएट प्रॉब्लम थोड़ी संभलती लगती है, उसकी माँ उसे शक से देखने लगती है। वह पूछती है कि कहीं वह कुछ छिपा तो नहीं रहा, बट आती है कि ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर कितनी कीमती चीज है और सवाल करती है कि एक साधारण पिग बूचर को इतनी रेयर चीज कैसे मिल गई। यह साफ दिखाता है कि वो बेटे के सीक्रेट्स को लेकर चिंतित है। आखिरकार यान तय करता है कि अब सच्चाई छिपाना मुश्किल है। मन से वो कन्फेशन करता है, कहता है कि वो नॉर्मल नहीं है। यह सुनकर दोनों पेरेंट्स के चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलकती है। उसकी माँ पूरी तरह गलत फहमी में अचानक एक अजीब नतीजे पर पहुंचती है। चौंकी और परेशान आंखों से वह पूछती है क्या उसका सीक्रेट यह है कि उसे औरतें पसंद नहीं है। यह सुनकर यान के चेहरे पर एक चिढ़ा हुआ सपाट भाव आ जाता है। माँ सपोर्टिव बनने की कोशिश करती है। वो धीरे से बेटे के गाल पर हाथ रखकर कहती है कि वह बहुत ओपन माइंडेड है। कहती है कि अगर उसे मर्द पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। पिता भी पीछे से थोड़ा घबराकर सहमति जताते हैं। फिर पिता और भी कंफ्यूजिंग सलाह देते हैं। कहते हैं ठीक है, बस मुझसे दूर रहना। यह सुनकर यान पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। तंग आकर यान साफ करता है कि उसे ना औरतें पसंद है ना मर्द। फिर असली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उस एक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वह जिंदा चीज को सुअर के रूप में देखता है। फौरन सीन उसकी नजर से दिखाया जाता है जहां उसके पेरेंट्स अब शॉक्ड चेहरे वाले 2 पिग लोग दिखाई देते हैं। अचानक ये पर एक जबरदस्त एहसास बिजली की तरह गिरता है। वो बेटे के कंधे पकड़ लेता है। दिमाग तेजी से दौड़ता है और जोश में कहता है अगर यूएन एक पिग बुचर है और हर जिंदा चीज को पिग की तरह देखता है तो इसका मतलब है कि वो किसी भी जिंदा चीज का कत्ल ऐसे कर सकता है जैसे पिग काट रहा हो। अब भी अपने पिता की पकड़ में यूएन बस हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरता। उसकी माँ अब इस बात का असली मतलब समझकर अपने पति की तरफ मुड़ती है। वो पूछती है क्या इसका मतलब है कि उनके बेटे का पेशा असल में एक कॉम्बैट टाइप है। पूरे यकीन और नए गर्व के साथ येची इसे पक्का मान लेता है। सच्चाई सामने आने के बाद यन का पूरा रवैया बदल जाता है। वो अपने बेटे येतन से कहता है उसके साथ चलने को तय कर है कि अब वक्त आ गया है कि उसे अपनी असली स्किल्स सिखाए। अंधेरी चांदनी रात के नीचे वो यन को एक लंबी पहाड़ी राह पर ऊपर ले जाता है। वह बताता है कि कई सालों तक पिग्स काटने के बाद उसने अपनी एक अलग पिग स्लेइंग नाइफ टेक्निक बनाई है। अब वो ये स्किल अपने बेटे को सौंपना चाहता है ताकि अगर उसकी जान कभी खतरे में पड़े तो वह खुद को बचा सके। यचुआ उलझन में पड़ जाता है। वह अपने पिता को याद दिलाता है कि उसने पहले ही परिवार का वो मिलियन के कर्ज में डुबो दिया है। फिर भी पिता उससे क्यों कुछ सिखाना चाहते हैं। येतन गंभीर चेहरे के साथ बेटे की ओर मुड़ता है। वह कहता है कि हाँ 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, बट बेटे की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उसका लेसन एक साधारण सोच से शुरू होता है। सबसे बड़े सिद्धांत हमेशा सिंपल होते हैं और यही बात बिग स्लॉटरिंग पर भी लागू होती है। अपना क्लीवर एक्सपर्ट टी पकड़ में लेकर वो इचवान से कहता है ध्यान से देखो क्योंकि वह सिर्फ थी न मूव्स ही सिखाएगा। जैसे ही दोनों पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं हवा में एक बेहद ताकतवर पर्पल एनर्जी फैल जाती है जो आकाश में भूतिया ब्लेड्स का रूप ले लेती है। याचान उसी ताकतवर ओरा से घिरा हुआ दोनों हाथों से ईवर ऊपर उठाता है। एक जबरदस्त युद्धनाद के साथ वो नीचे की ओर एक तबाही मचाने वाला वार करता है। उस एक ही स्ट्राइक की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लगता है जैसे जमीन ही फट गई हो और उस वॉइड के भीतर पूरा चांद और तारों से भरा आकाश दिखाई देने लगता है। नीचे खड़ा यत्न बस ऊपर घूरता रह जाता है, चेहरे पर पूरी दहशत और अविश्वास। वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है उस ताकत को देखकर जो उसके पिता, जिसे वह अब तक सिर्फ एक साधारण पिग बुचर मानता था, ने अभी दिखा दी। वार करने के बाद युवान शांति से अपने हक्का बक्का बेटे एक ही तरफ मुड़ता है और अभी दिखाई गई टेक्निक का नाम बताता है। वो कहता है मन से वो कन्फेशन, यह है पहला नाइफ यन स्टार। बिना रुके याचिवान दूसरे नाइफ का ऐलान करता है। वो हवा में उछलता है, उसका क्लीवर साइन एनर्जी से चमक उठता है। वो एक लचीली लेकिन ताकतवर घूमती हुई चाल से एक विशाल हॉरिजॉन्टल एनर्जी वेव छोड़ता है जो हवा को चीर कर निकलती है। यह वार इतना शक्तिशाली होता है कि कॉस्मिक वॉइड में दिख रहा चांद आधा कटता हुआ लगता। अब भी
पूरी तरह हक्का बक्का। इचन अपने पिता से चिल्लाकर पूछता है वह ऐसे नामुमकिन कारनामे कैसे कर रहे हैं। ग्रेसफुली जमीन पर उतरते हुए युवान समझाता है कि यह बस एक भ्रम है। अटैक के असर से स्पेस ही टेढ़ा मोड़ा हो जाता है, जिससे रोशनी मुड़कर आंखों को धोखा देती है। चेहरे पर एक आत्मविश्वास सी मुस्कान ली वो अपने बेटे को तीसरा और आखिरी मूव दिखाने की तैयारी करता है। इस बार वो ना इफ का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने मुक्के में एक डरावनी रेड एनर्जी भरता है और फिर जोरदार डाउनवर्ड पंच मारता है, चिल्लाते हुए। उस आखिरी टेक्निक का नाम डिवावरिंग सन। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला गोल्डन लाइट का धमाका होता है, जिसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। उस तेज रोशनी से बचने के लिए यान अपनी आंखें ढक लेता है। ओवरवेल्म्ड होकर वो अपने पिता से पूछता है क्या सच में यह टेक्निक्स सिर्फ पिग्स काटने के लिए बनी है? आखिर किस तरह का पिग होगा जिसे मारने के लिए इतनी ताकत चाहिए? पिता बस कामली कहते हैं ज्यादा सवाल मत पूछो, जो सीख रहे हो उसका इस्तेमाल तुम एक दिन खुद समझ में आ जाएगा। नए जोश के साथ यूएन वादा करता है कि वह मेहनत से सीखेगा। फिर वो अपने पिता से पूछता है कि उसका पिग्स नाइफ कहाँ है। यान बताता है कि ल्यू जिंग लॉन्ग से लड़ाई में वो टूट गया था। यह सुनकर उसका पिता अपना क्लीवर उसे थमा देता है और कहता है फिलहाल इसी का इस्तेमाल करो। यान हथियार थामता है, बट तुरंत ही उसके भारीपन से चौंक जाता है। सिर्फ उसे सीधा पकड़ने के लिए भी उसे मशक्कत करनी पड़ती है। पिता मुड़कर जाने लगते हैं और यूएन के मन में सवाल घूमने लगता है। आखिर उसके पिता सारी जिंदगी इतने भारी औजार से पिग्स कैसे काटते रहे? अब अकेला रह गया यूएन पहाड़ की चोटी पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। बहुत कोशिश के बाद वह उस भारी क्लीवर को उठाता है और पहला मूव करने की कोशिश करता है यन स्टार, लेकिन हथियार का वजन उसके लिए बहुत ज्यादा साबित होता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। दूरी से उसका पिता उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता है। यान के मन के विचार उसके स्किल्स की असली छुपी ताकत दिखाते हैं। वह सोचता है एक दिन जब उसका नासमझ बेटा फनहोंग रेल तक पहुंचेगा तो ये 3 साधारण नाइफ मूव्स इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि गॉड्स और इमोर्टल्स तक को धराशायी कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय।